तो दोस्तों ये है IC-814 द कांधार हाईजैक सीरीज का दूसरा पार्ट। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। पहले पार्ट का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। दुबई एटीसी ने जब कहा कि बच्चों और औरतों को जाने दो तो चीफ ने मना कर दिया, तो एटीसी ऑपरेटर कहता कि मेरे पीछे एक शेख खड़े हैं, वो जो कहते हैं करते हैं, हम अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। चीफ कहता कि हमें अच्छा मुसलमान होना सिखाओगे, हिंदुस्तान से हो क्या? ऑपरेटर अरबी में कुछ तो कहता है जिसका मतलब था कि सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक बेगुनाह को मारा तो मानो सारी इंसानियत को मारा, और एक बेगुनाह की जान बचाई तो सारी इंसानियत की जान बचाई। मैं हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से हूँ। चीफ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं रह जाता, क्योंकि बात सही थी। तो वो औरतों और बच्चों को छोड़ने का फैसला करता है। जिसका गला कटा था वो उस औरत का ही पति था जिसकी जल्द ही शादी हुई थी, जो कि अब मर चुका था। वो लोग उसकी लाश बाहर फेंक देते हैं, उसे बिना बताए कि उसका पति नहीं रहा। वो औरत नहीं जाती क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे पति यही हैं, तो मैं क्यों जाऊं, उनके साथ ही जाऊंगी। हमें रियल फुटेजेस भी दिखाई जाती हैं कि कैसी हालत थी लोगों की उस समय जब उन्हें छोड़ा गया। अमृतसर में एक्शन न ले पाने की गलती तो हुई थी, और उस गलती से अपना पल्ला झाड़ते हुए जो मौजूद नहीं था उस वक्त, यानी कि कैप्टन शरण, उन्हीं पे सब डाल दिया जाता है। मीडिया वही छाप रही थी जो उन्हें सुनने मिल रहा था डिपार्टमेंट में बैठे लोगों से। सिर्फ नंदिनी ही थी जिसने कैप्टन के फेवर में खबर छापी। डीआरएस सोच रहे थे कि तालिबान ने इस फ्लाइट को मंजूरी क्यों दी। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर ने 1996 में अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम की और उसे पूरे अफगानिस्तान का नेता घोषित किया गया। उसने खुद को उपाधि दी अमीर अल मोमिनीन, यानी कि वफादारों का सेनापति। मुल्ला उमर का सपना था सभी इस्लामिक देशों के साथ मिलकर एक ऐसा इस्लामिक राज्य बनाने का जिसे पूरी दुनिया पहचाने, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। तालिबान के हिंसक इतिहास को देखते हुए ज्यादातर देशों ने उनसे अपने रिश्ते तोड़ लिए। भारत ने भी काबुल में अपना दूतावास बंद कर अफगानिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मुकुल जी कहते हैं कि तालिबान, ISI सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाईजैक का दूसरा दिन 25 दिसंबर 1999। बर्गर एक बच्चे का वीडियो गेम छीनकर खेल रहा था, तो छाया बर्गर से कहती कि आप तो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, मतलब अच्छे स्कूल गए होंगे आप। बर्गर कहता कि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं, छोटा सा था मैं, सारे मुल्क में गोरों के आर्मी कैंप लगे थे, चाय बेचता था मैं उन्हें और उनकी आवाज की नकल किया करता था, तो ऐसे ही करके सीख गया इंग्लिश। सारे अंग्रेजी बोलने वाले पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं। डॉक्टर शरण से कहता कि हम कांधार जा रहे हैं। जब ये बात भारत में सबको पता चलती है तो सब टेंशन में आ जाते हैं। दूसरा दिन आ चुका था, लेकिन अब भी परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, तो अब सब भड़कने लगे थे कि बताइए कहाँ है हवाई जहाज, कब आएगा वो। अब वो लोग कांधार में लैंड कर जाते हैं, तो बर्गर प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को सूचना देता है कि आप लोग अब आराम से बैठ सकते हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें हमारा काम करने दें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, पर अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की तो हमें आपको नुकसान पहुंचाने में वक्त नहीं लगेगा। रमजान का महीना है, इस वक्त खाना नहीं खाते हम, और आपने सारी रात कुछ नहीं खाया, तो आपके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। सब लोग बाथरूम जा सकते हैं एक एक करके, और खाना भी जल्द ही आ जाएगा। प्लेन को एक जगह पर खड़ा कराया जाता है और फिर वहां आते हैं हथियार से लैस काफी सारे लोग जो कि प्लेन को घेर लेते हैं। डीआरएस तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ता वकील से बात करते हैं, जो कि इस सिचुएशन को हैंडल करने वाले थे। मुत्ता वकील मुल्ला उमर और बाकी दुनिया के बीच पुल की तरह काम करता है। मुत्ता वकील एयरपोर्ट आते हैं तो डॉक्टर उनसे आराम से मिलता है और वही सबके लिए खाना लाए थे। पानी बहुत अच्छी जगह से नहीं, बल्कि जो बची कुची बोतलें पड़ी थी उनमें भर के दिया गया था। सारा खाना मांसाहारी था, शाकाहारी आया ही नहीं था। हालांकि वो कह तो रहे थे, लेकिन आया नहीं। देश के प्रधानमंत्री अब जाके अपना पहला बयान देते हैं कि जिन्होंने हाईजैक किया है वो क्या चाहते हैं ये नहीं बताया है अभी तक, लेकिन वो जो भी चाहते हैं उसे पाने का ये सही तरीका नहीं है। भारत ऐसे लोगों के सामने झुकेगा नहीं, न डरेगा न बात करेगा। बीके कहते हैं कि गठबंधन सरकार है, तो जब सारी पार्टियां कहेंगी बात करने को तो ही पीएम कह पाएंगे, तब तक अपनी तैयारी पूरी कीजिए। प्रधानमंत्री ने बात करने से मना कर दिया था, तो चीफ कहता कि यहाँ से तेल भरवाओ और इनकी संसद में ही भिड़ा दो चल के। जो लोग प्लेन में फंसे हैं उनके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा था कुछ भी। अभिजीत विजय भान से कहते हैं कि अगर आप UN और रेड
रेड क्रॉस से बात करें कि वो मीडिया लेकर वहां पहुंचे तुरंत, फिर शायद तालिबान ईंधन देने से डरेगा। हाईजैक का तीसरा दिन आ जाता है और अब बाथरूम से बदबू आना शुरू हो गई थी, क्योंकि इतने लोग जा रहे थे तो गंदा हो रहा था और जाम हो रहा था सब कुछ। जिनके लोग प्लेन में थे उन सबका रो रो के बुरा हाल था, तड़प रहे थे वो कि उन्हें वापस ले आओ या तो हमें ही चले जाने दो उनके पास। बदबू काफी बढ़ गई थी तो बर्गर डॉक्टर से पूछता है कि दरवाजा खोल दूं क्या, तो डॉक्टर हाँ कर देता है। तो इंद्रानी तुरंत दरवाजा खोल देती है तो डॉक्टर उसे खींच के थप्पड़ मार देता है कि तुमसे बोला गया क्या खोलने को, जब तक कुछ करने को कहा ना जाए तब तक कुछ मत करना, समझे। चीफ शरण से कहता कि तेल आ चुका है, चलिए प्लेन उड़ाना शुरू करिए, दिल्ली जाना है। तो शरण कहता कि 16 घंटे से ज्यादा हवाई जहाज हवा में था, कोई तकनीकी जांच नहीं हुई है, कोई सर्विसिंग नहीं हुई है, प्लेन क्रैश हो सकता है। तो चीफ कहता वही तो करना है, चलिए अब। शरण राजेंद्र और सुनील से कहता है कि जेटेसन करें क्या, फ्यूलिंग के बीच में प्रेशर पीक होते ही। जेटेसन वो प्रक्रिया होती है जिसमें ईंधन को या किसी वस्तु को चलते प्लेन से बाहर फेंका जाता है प्लेन को हल्का करने के लिए। सुनील कहता कि अगर इन्हें पता चला तो हमें मार डालेंगे, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ करिए, मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ। और इतना कह के वो बाहर चला जाता है। प्लेन टेक ऑफ न करे इसके लिए ये कदम उठाना ही था, तो शरण पूरा रिस्क लेते हुए प्रेशर पीक होने पर जेटेसन कर देता है तो सारा ईंधन बह जाता है। डॉक्टर गुस्से से कॉकपिट में जाके शरण को खूब पीटता है और कहता है कि तुम लोगों की जो मीटिंग चल रही है ना, अगर फिर से एक साथ देखा तो सबको बाहर फेंक दूंगा, और तुम लोग तो जानते ही हो ना कि ये लोग क्या करते हैं, निकलो भगो यहाँ से। जान का खतरा तो था लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत पीट के और चिल्ला के चला गया, तो मतलब शरण का प्लान कामयाब हुआ। तो अब सुनील रोते हुए उससे माफी मांगने आता है कि वो उनकी मदद नहीं कर पाया। अब वहाँ विदेशी मीडिया वाले आ जाते हैं उन्हें कवर करने, तो अब खून खराबा या गड़बड़ी नहीं हो सकती थी, वरना तालिबान का नाम खराब होता। मुत्ता वकील प्रेस को बताते हैं कि हम अपनी तरफ से सारी सुविधा दे रहे हैं उन्हें, जो हो सकता है हमसे वो सब कर रहे हैं। एक विदेशी पत्रकार पूछती है कि वो कांधार ही क्यों आए, तो मुत्ता वकील कहते हैं क्योंकि वो आना चाहते थे। तो पत्रकार कहती कि इतनी जल्दी खाना पीना सारी व्यवस्था कैसे हो गई, जैसे ही प्लेन उतरा उसके 1 घंटे के अंदर सब खाना पीना पहुंच गया। तो इस बात पे मुत्ता वकील कोई जवाब नहीं दे पाते। मुकुल जी परेशान हो गए थे कि खाली मीटिंग मीटिंग चल रही है सबकी, अरे फैसले लो, आगे बढ़ो, काम खत्म करो, बेवकूफ लग रहे हैं हम सबके सामने। पार्टी मीटिंग करने के बाद ये तय होता है कि हाईजैकर से बातचीत की जाएगी। भारत का ज्यादातर मीडिया शरण के पीछे पड़ा था, सिर्फ नंदनी थी जो सरकार के पीछे पड़ी थी कि 3 दिन हो चुके हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं। अब एक टीम बनाई जाती है जो कांधार जाके हाईजैकर से बात करेगी, जिसमें थे रंजन जी, मुकुल, डीआरएस और अभिजीत। और मुकुल चुने जाते हैं जो कि हाईजैकर से बात करेंगे। हाईजैक का चौथा दिन आ जाता है। इंद्रानी डॉक्टर से कहती कि आपके पास फोन है तो आप प्लीज मेरे घर पे फोन कर दीजिए, अगर फोन उठ गया तो मतलब मेरे पापा ठीक होंगे। डॉक्टर फोन कर देता है और फोन उठ जाता है, जो कि उठाती है केयर टेकर, मतलब वो नहीं गई जहाँ उसे जाना था बल्कि पिताजी के साथ ही रही। राम ने दिनेश को धर दबोचा था, जिसने लाल बैग प्लेन में रखा था, तो उसे खूब टॉर्चर कर रहा था, नशे के इंजेक्शन लगा रहा था ताकि वो बताए कि आखिर लाल बैग में था क्या। तो दिनेश बता ही देता है कि उस बैग में 17 किलो आरडीएक्स है। इतना आरडीएक्स बहुत था एक प्लेन के परखच्चे उड़ाने के लिए। राम तुरंत विकी को खबर कर देता है और बताता है कि यह काम डॉक्टर ने करवाया है। टीम कांधार पहुंच जाती है तो विकी उन्हें भी खबर दे देता है कि प्लेन में 17 किलो आरडीएक्स है लाल बैग में। कांधार दुनिया की खबरों में ओसामा बिन लादेन के कारण आया। अफ्रीका में अमेरिकी दूतावासों के धमाकों के बाद अमेरिका पर युद्ध का ऐलान करके ओसामा बिन लादेन कांधार में आकर छुप गया। मुल्ला उमर ने उसे शरण दी, पर इस शर्त पर कि वो अमेरिका पर और आक्रमण नहीं करेगा। ओसामा ने यह शर्त ज्यादा समय तक नहीं मानी। कांधार में उस समय 2 फौजें थीं, तालिबान और एक वो फौज जो अफगानिस्तान की सारी अफीम की खेती पर नियंत्रण रखती थी। लिहाजा इस फौज के पास पैसे भी ज्यादा थे और ताकत भी। ये फौज ओसामा की ज्यादा वफादार थी। तो अब इसी कांधार में मुल्ला उमर और तालिबान भी थे और इसी कांधार में ओसामा बिन लादेन भी, दोनों साथ थे भी और नहीं भी। अब टीम को एक जगह दी जाती है जहां वो अपना पूरा सेटअप लगाते हैं हाईजैकर से बात करने के लिए। मुत्ता वकील भी वहां आ जाते हैं और जब जब बातचीत होनी थी वो वहीं रहने वाले थे। कनेक्शन बना के मुकुल जी पहले कैप्टन शरण से बात करते हैं कि देश को गर्व है आप पर और हौसला बनाए रखने के लिए आपका शुक्रिया, हम जल्द ही आप सबको वापस ले जाएंगे। चीफ कहता कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाने वाला और जरूरत पड़ी तो और लोग मारे जाएंगे। मुकुल कहता कि एक काम करिए, आप मारे दीजिए, आपके भी 5000 से ज्यादा लोग हमारे पास
पास हैं, हम उन्हें मार देते हैं, ठीक है ना? ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, फिर बता दे रहा हूँ, पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूँ कि बात करें। सोच लीजिए, कल सुबह बात करते हैं हम, आप थके हुए लग रहे हैं अभी। हाईजैक का 5वां दिन 28 दिसंबर 1999। टॉयलेट साफ करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, पर इतना ज्यादा बदबूदार और गंदा हो गया था कि वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। अंग्रेज को टॉयलेट के बगल में ही बैठाया था हाईजैकर्स ने, क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए थी, तो वो पगला रहा होता है बदबू के मारे। अंग्रेज इतना चिल्लाया जा रहा था तो छाया सोचती कि उसका तो काम है पैसेंजर्स को कोई तकलीफ ना होने देना, तो वो खुद ही चली जाती है टॉयलेट साफ करने, पर वो इतना गंदा था कि उसे उल्टी हो जाती है। काठमांडू में आईएसआई आक्रामक हो गई थी और वो रॉ से जुड़े लोगों को मारने लगी थी। अब हाईजैकर्स कागज में अपनी मांगे लिखकर दे देते हैं, जो कि थी 35 लोग, सज्जाद अफगानी की लाश और $200 मिलियन। मुकुल चीफ से बात करते हुए कहते हैं कि सज्जाद अफगानी को दफन कर दिया हमने 6 महीने पहले। चीफ कहता, नापाक जमीन पर नापाक तरीके से दफन किया है हमारे भाई को, दफन हम करेंगे अपने शहीद को, समझे आप? मुकुल कहता, बताइए, उसी नापाक जमीन के लिए लड़ते रहते हैं आपके लोग। चीफ कहता कि आपकी हुकूमत ने नापाक किया है हमारे कश्मीर को। एक टॉयलेट तो काफी गंदा था, पर एक में कुछ टेक्निकल खराबी थी, तो शरण बर्गर से परमिशन मांगता है कि वो चाहे तो ठीक कर सकता है टेक्निकल इशू। मुकुल कहता कि अगर पैसे चाहिए थे तो कोई बैंक वैंक लूट लेते ना, इतनी जहमत तो नहीं उठानी पड़ती। मुझे तो लगता है कि कोई और लिख कर दे रहा है डिमांड, आप सीधा उनसे बात कराइए ना, वैसे तो सुन ही रहे होंगे वो लोग भी, तो आइए डायरेक्ट बात कर लीजिए ना। सबको समझ आ गया था कि 35 नाम तो ऐसे ही दिए हैं, उन 35 में से उनके लिए जरूरी 3-4 लोग ही होंगे। शरण टॉयलेट ठीक कर देता है तो सब पैसेंजर्स उसके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि टॉयलेट खराब होने से सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। नंदनी काठमांडू पहुंच जाती है तो वहां से उसे पता चलता है कि रॉ के चीफ कैलाश उस प्लेन में ही हैं। तो शालिनी कहती कि ये खबर नहीं छप सकती, अगर हाईजैकर्स को पता चल गया तो वो डिमांड्स और आसानी से मनवा पाएंगे। लिस्ट में मसूद का भी नाम था, तो संजय मसूद को थप्पड़ मारते हुए पूछता है कि बताओ तुम्हें कौन छुड़ाना चाहता है? मसूद कहता, कौम के सिपाही छुड़ाना चाहते हैं मुझे, पूरी दुनिया के मुसलमान भाई जो मेरी बात पर यकीन करते हैं वो सब छुड़ाना चाहते हैं मुझे, बहुत से लोग हैं, किस किस का नाम बताऊं? हाईजैक का 6वां दिन। मुकुल बातचीत करते हुए कहते हैं कि चलिए एक नाम तो बता दीजिए जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो चीफ डॉक्टर की तरफ देखता है, तो डॉक्टर कहता कि कहो कि हमें सब चाहिए। मुकुल एक और मौका देता है, तो चीफ डॉक्टर से कहता कि भाई का नाम दे देते हैं। तो डॉक्टर कहता कि समय मांगो, तो चीफ कह देता है कि 5 बजे बात करते हैं। चीफ डॉक्टर से कहता कि मैं अपने भाईजान को छुड़ाने आया था, बाकी मैं कुछ नहीं जानता यहाँ क्या चल रहा है, आपको जिससे फोन पे बात करनी है कर लीजिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि इन आतंकियों को पकड़ने के लिए न जाने कितने जवान शहीद हो जाते हैं, तो इनको कैसे छोड़ दिया जाए, पर जो प्लेन में है उनकी भी जानें बचानी है। तो यहाँ बहुत बड़ा धर्म संकट आ जाता है कि किसकी सुनी जाए किसकी नहीं, कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। डीआरएस मुत्तवकील से कहते हैं कि अफगानिस्तान को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चाहिए, आप जैसे कितने होशियार लोग हैं उनके लिए करियर, भविष्य, विकास चाहिए, लेकिन आपकी धरती पर इस तरह की मांगे की जा रही हैं, क्या ये गैर इस्लामी नहीं है? मीडिया पूछ रही है कि आप इसकी इजाजत कैसे दे सकते हैं? मुकुल फिर से यही कहते हैं कि एक नाम बताइए जो आपका अपना है। तो चीफ कहता कि सभी अपने हैं। तो मुकुल कहते कि एक पर अटकेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो चीफ कहता कि ठीक है, फिर कल जहाज उड़ेगा और जहां हम चाहेंगे वहीं भिड़ जाएगा जाके। मुकुल कहता कि मैं अब तक आपका लिहाज कर रहा था इब्राहिम मियाँ। चीफ शॉक हो जाता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। मुकुल जी कहते हैं कि हम भी नौसिखिया नहीं है, हमें भी मालूम है कि जहाज में आपके साथ कौन कौन है, हमें भी मालूम है कि उनको कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, मसूद और 4 आदमी जो हम चाहें, या फिर मसूद और 2 आदमी जो आप चाहें। चीफ कोई जवाब नहीं देता। मुकुल चाह रहे थे कि अपने कमांडोज लाके ठोक देते हैं सालों को, 2-4 लोग अपने जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो खत्म हो। मुत्ता वकील डीआरएस से कहता कि अमीर ने आज सबकी मीटिंग बुलाई है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इस जमीन पर कुछ भी गैर इस्लामी नहीं होने देंगे। मुकुल डीआरएस से कहते हैं कि मुत्ता वकील से बात करो कि हमें एक्शन लेने दें। तो डीआरएस कहता कि वो नहीं मानेगा। मुकुल खुद ही चले जाते हैं बात करने। तो मुत्ता वकील गुस्सा जाता है और बात बिगड़ने की उम्मीद दिखना शुरू हो जाती है। डीआरएस बताता है कि अमीर की मीटिंग तरनक किला में है। तरनक किला में ओसामा रहता है, जिसका मतलब कि अगर मीटिंग वहां है तो शायद फैसले लेने में वो भी शामिल होगा। अब्राहम वीके से मिलने आता है तो वो पूछते हैं कि ये हाईजैकर्स बम के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे। राम कहता है कि उन्हें पता ही नहीं होगा, अलकायदा को पता है, अमजद जानता है, अगर बातचीत असफल रही तो बम आखिरी रास्ता होगा उनका। एक आदमी चंद्रकांत टीम को जानकारी देता है कि मसूद के बाप मौलाना अल्लाह बख्श ने 1.5 साल पहले इलियास कश्मीरी से मदद मांगी थी मसूद को छुड़वाने के लिए। इलियास ने अमजद को ये काम दे दिया। मुकुल कहते हैं कि ओसामा की क्या दिलचस्पी है इसमें। डीआरएस कहते हैं कि ओसामा मौलाना अल्लाह बख्श
का बहुत सम्मान करता है। अभिजीत कहते हैं कि अमजद ने काठमांडू से हाईजैकिंग की योजना बनाई। काठमांडू में उसने आईएसआई से मदद मांगी और वो मान गए। उन्हें भी तो आपसे मुशर्रफ के फोन टैप करने का बदला लेना था। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन मसूद का भाई इब्राहिम यानी कि चीफ वो अड़ गया कि उसे भी हाईजैक पे जाना है। फिर अमजद को भी जाना पड़ा क्योंकि बातचीत तो उसे ही नियंत्रण में करना है। ये एक तरह का बिजनेस हुआ जिसमें निवेश करने वाली हर पार्टी कुछ फायदा चाहती है। मुकुल अब भी यही कह रहे थे कि 30 मिनट की मोहलत लेके ठोक देते हैं सालों को। डीआरएस कहता क्यों नहीं ठोका 7 दिन पहले जब वो अमृतसर में थे? क्योंकि हम में से कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। रंजन जी कहते हैं कि कौन जिम्मेदारी लेता अगर आम नागरिक मरते? तो डीआरएस कहता कि तुम मरते सर, लोग देश की सेवा करते हुए मरते हैं, हमारे सैनिक मरते हैं। हमें देखने मिलता है कि बर्गर सबको अंताक्षरी खिलवा रहा है। मुकुल कोशिश कर रहा होता है बातचीत करने की, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा होता। अब मुत्ता वकील अमीर से मीटिंग करके आ जाते हैं, तो अब वो हाईजैकर से कांटेक्ट करते हैं, तो वो लोग बात करते हैं। मुत्ता वकील कहते हैं कि अब तक हमने आप सभी लोगों के साथ सहयोग किया है, बावजूद इसके कि आपके आपस के झगड़े में हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमीर का आप सबके लिए खास पैगाम है कि कांधार की जमीन पर किसी का खून नहीं बहेगा। चीफ, आपको अपनी डिमांड्स में से 2 डिमांड्स पैसा और सज्जाद अफगानी की लाश, इन दोनों को हटाना होगा। बातचीत के बाद अगर कोई सौदा ना हो पाए तो कल हम आपके जहाज में ईंधन भर देंगे, उसके बाद आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। मुकुल कहते हैं मसूद अजहर, लियाकत निजाम अख्तर, नोमान बाशर और अबीबुल्ला माजिद, ये 4 हम आपको दे सकते हैं। चीफ कहता मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर, ये 3 चाहिए, बस बात खत्म। मसूद और मुश्ताक जरगर को छोड़ना बहुत घातक था, खासकर मुश्ताक यानी लटरम को। वो बाहर निकलते ही तबाही मचा सकता था, पर और कोई विकल्प ही नहीं था। वीके विजय भान से कहते हैं कि लोगों को सिर्फ ये याद रहेगा कि सरकार ने इतने आतंकियों को छोड़ा, आपने ये राय दी और पीएम साहब ने ऑर्डर्स दिए इन तीनों को छोड़ने के। कोई ये याद नहीं रखने वाला कि क्यों करना पड़ा ऐसा। विजय भान का फैसला फिर भी नहीं बदलता क्योंकि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। विजय भान कांधार के लिए निकल लेते हैं ताकि जब सब रिहा हो तो उन्हें बता सकें कि सरकार ने आपको यूं ही छोड़ नहीं दिया था। हाईजैक का 8वां दिन 31 दिसंबर 1999। नंदनी जिस तरह से खबर छापना चाहती थी उस तरह से छापने नहीं मिल रहा था, तो वो ब्रेक ले लेती है अपने काम से। हाईजैकर्स की डिमांड पूरी करते हुए उन्हें वो 3 आतंकी दे दिए जाते हैं, तो वो एक वैन में बैठ के वहां से निकल जाते हैं आराम से। अब सभी यात्री बाहर आते हैं तो विजय भान खड़े हुए थे उन सबका स्वागत करने के लिए। कैप्टन शरण एक आखिरी बार पूरे प्लेन को देखते हैं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे 8 दिन बिताए और फिर वो भी चले जाते हैं। सबको प्लेन से भारत वापस भेज दिया जाता है, तो अब चारों लोग खड़े सोच रहे होते हैं कि क्या हम जीत गए, क्या हमारी जीत हुई या हार। हमें रियल फुटेजेस दिखाई जाती हैं जब यात्रियों ने भारत पर कदम रखा था। थोड़े टाइम बाद नंदनी फिर से वापसी कर लेती है। अब तक जिस कैप्टन को दोष दिया जा रहा था अब उन्हें कंधे पर लेके घुमाया जा रहा था खुशी से। कांधार में सिर्फ एक अधूरी कड़ी छूट गई थी, वो 17 किलो RDX। तालिबान के कहने पर हाईजैकर्स ने वो बैग हमारे हवाई जहाज से निकाल दिया। उस रात एक गुप्त खबर मिलने के बाद जब काठमांडू के ISI स्टेशन प्रमुख के घर से भी ठीक 17 किलो RDX बरामद हुआ तो उसे नेपाल से निष्कासित कर दिया गया। हमारे एजेंट रामचंद्र यादव ने इस घटना में किसी भी तरह शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे करतूतों का फल कहा। उस रात ओसामा बिन लादेन के घर तनक किला में 5 हाईजैकर्स और 3 आतंकियों के वापस आने पर जश्न का इंतजाम था। इस हाईजैक से ISI से इतना कम संबंध था कि उन्हें इस जश्न में शामिल होने तक से रोक दिया गया था। हाईजैक खत्म हुआ, पर ये तीनों ना जाने आज तक कितनी मासूम मौतों और हादसों के जिम्मेदार हैं। अपने रिहाई के एक हफ्ते बाद मसूद ने कराची में 20,000 लोगों को संबोधित किया और जैश-ए मोहम्मद यानी कि JEM की स्थापना की। एक हिंसक दौर में जिसमें भारत की संसद पर हमला हुआ, JEM 2008 में मुंबई में 26/11 से लेकर साल 2019 के पुलवामा तक के कुछ सबसे घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था। जब अलकायदा के उदय के साथ अमेरिका में इस्लामी आतंक का दौर शुरू हुआ तब उमर सईद शेख जंग में वापस चला गया। सन 2002 में उसने कराची में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल को अगवा करने की साजिश रची और फिर उसका सर कलम कर दिया। अपनी रिहाई के बाद मुश्ताक अहमद जरगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस चला गया, जहां उसने कश्मीर में भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले संगठनों के लिए काम करना जारी रखा है। सन 2002 में कानून में बदलाव करके भारत ने उसे आतंकी घोषित किया। 25 साल बाद भी उन 8 दिनों का सदमा क्रू और यात्रियों को आज भी अंदर तक डरा देता है। ये सब कुछ बताने के बाद ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, आपने जो कुछ भी देखा वो सच्ची घटना पर आधारित है, मतलब कि ऐसा सच में हुआ था और इतिहास के पन्नों में इस हाईजैक को लापरवाही का नतीजा माना जाता है। इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि लापरवाही तो हुई थी और बहुत ज्यादा हुई थी। तो राम ने खबर पहुंचाई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाईजैक होने से पहले खबर पहुंचाई, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक ने ध्यान नहीं दिया कि कौन क्या ले जा रहा है। इतनी खराब व्यवस्था थी उस टाइम नेपाल के एयरपोर्ट सिक्योरिटी की कि वहीं से सब गड़बड़ हुई। असल कहानी में शायद नाम या कुछ चीजें चेंज हों, लेकिन हुआ यही था, गलतियां ऐसी ही हुई थी। फिर गलतियां डिपार्टमेंट से हुई कि सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, एक दूसरे को जिम्मेदारी देने में पड़े हुए हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। जब कुछ अच्छा हो तो हमने किया करना है, और जब कुछ गड़बड़ हो तो उसने किया करना है। ये हाईजैकिंग जो हुई और हाईजैकर्स कामयाब हुए, उससे भारत को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, और सिर्फ भारत को ही नहीं बाकी देशों को भी हुआ। संसद में जो अटैक हुआ 26/11, पुलवामा अटैक, इन सब में उन आतंकियों का हाथ था जिन्हें छोड़ा गया था। वो फैसला जो लिया गया वो सही होकर भी गलत था, लेकिन जो सिचुएशन थी उस समय तो वही सही था। मजबूरी थी, गलतियां हुई थी तो क्या किया जा सकता था, यही करना पड़ा। बात यह आ जाती है कि अभी जो मुसीबत में है उनकी कुर्बानी दें या उनको बचा के आगे लोगों की कुर्बानी दें। अब जो यात्री कैद होते हैं उनके ऊपर भी थोप दिया जाता है कि देश हित में आपको कुर्बान होना पड़ेगा। अब भले वो कुछ और मन में लिए निकले हों घर से, लेकिन ऐसा कुछ हो गया तो अब उनके ऊपर सब आ जाता है कि वो अपने बारे में सोचें या देश के भविष्य के बारे में। अगर शुरू से ही सब अच्छे से काम करें तो ऐसी नौबत ही ना आए कि इस तरह के फैसले लेने पड़े। एक बात ये भी समझ आई कि कुछ भी हो, पिस्ता तो आम नागरिक ही है, बलि का बकरा वही बनता है। हाईजैकर्स की मांगे पूरी ना हो तो वो मार देते हैं, और अगर एक्शन लिया जाता है भारत की तरफ से तो गोलीबारी में हम मर जाते हैं। मतलब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो खतरा दोनों तरफ से रहता है हमें। सीरीज में काफी बार ये कहा गया है कि अरे यार 2-4 लोग मर रहे हैं तो मरने दो ना, कम से कम आतंकी तो मरेंगे। तो 2-4 अब कौन होगा, हम होंगे, आप होंगे, या कोई भी हो सकता है, या जो एनएसजी कमांडोज हैं या जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं वो भी हो सकते हैं। हालांकि पूरी कोशिश की जाती है कि एक भी कैजुअलिटीज ना हो, लेकिन जब होती है तो उसे कोलैटरल डैमेज कह दिया जाता है। परिवार वालों को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, हो गया सेटलमेंट, बात खत्म, आगे बढ़ो। ये जो हाईजैक हुआ वो कोई ऐसे अचानक से प्लानिंग नहीं हुई, बल्कि बहुत समय से प्लानिंग शुरू हुई थी, और इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि काफी दिलचस्प है सुनने में। लेकिन जो भी हुआ सब मसूद को छुड़ाने के लिए ही था। इस सीरीज में जितना भी दिखाया गया है वो सच्चाई का लगभग 10% भी नहीं है। पूरी कहानी आप जानेंगे तो आप और भी चौंक उठेंगे कि क्यों इतनी लापरवाही हुई, क्यों अमृतसर में एक्शन नहीं लिया गया। सीरीज में हमें सरकारी लोगों के मुंह से काफी बार सुनने मिला कि इतिहास हमें अच्छे के लिए याद नहीं रखेगा। उनके प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की गई, पर यह बात सच है तो है। जो जिम्मेदारी आपको मिली है, जो काम आपको मिला है, वो काम आपने नहीं किया तो जाहिर है कि आपको कोई अच्छे के लिए याद नहीं रखेगा। जब लापरवाही की है, कामचोरी की है, तो उसी के लिए याद रखा जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि जो एजेंसीज हैं भारत में जो नजर रखती हैं इन सब गतिविधियों पर, उन्हें खबर थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर शायद वो लोग ऑफिस में चाय समोसा खाने में ही लगे रहे। अगर सबने अपने काम की जिम्मेदारी ली होती तो ऐसे खतरनाक आतंकियों को ना छोड़ना पड़ता, जिन्होंने आगे चल के और आतंक मचाया और लोगों को मारा, प्रताड़ित किया। यह हाईजैक सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है और दिखाता है कि कैसे हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है अपनी कुर्सी, अपना औहदा, अपना भविष्य बचाने के लिए। बहुत सारी पॉलिटिक्स, बहुत सारा खेल होता है जिसे समझाने के लिए हमें सारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में तो बता पाना मुश्किल ही है। वैसे ये सीरीज बेस्ड है फ्लाइट इन द फेयर कैप्टन स्टोरी बुक के ऊपर, जिसे लिखा है देवी शरण और सृंजॉय चौधरी ने। देवी शरण ही उस फ्लाइट के कैप्टन थे और उन्होंने ही बुक लिखी उस घटना के ऊपर, और उसी पर सीरीज ये बेस्ड है। कैप्टन शरण 4 दिन बाद ही फिर अपने काम पर वापसी कर गए थे। वो नहीं चाहते थे कि वो डर उनके ऊपर हावी हो, इसलिए उन्होंने थोड़ा आराम करके फिर से अपनी ड्यूटी निभाना शुरू कर दिया। उनके गले पर हाईजैकर्स ने बंदूक रखी हुई थी जो कि 8 दिन तक उनके गले पर रगड़ खाती रही, तो उस बंदूक से घाव बन गया जो कि आज भी उनके गले पर है। मेरे ख्याल से किसी ने कुछ हिम्मत दिखाई तो वो कैप्टन शरण और कैबिन क्रू ही थे, बाकी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कई लोगों के मन में ये जरूर आया होगा कि आतंकियों को यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेलते दिखाया, उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते दिखाया। उन 5 आतंकियों के नाम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, और 2 बाकी जो थे उनके नाम थे भोला और शंकर। इस बात से भी कई लोगों को बुरा लगा कि उनका नाम भोला और शंकर क्यों है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने फिल्म बनाई है उन्होंने अपनी मर्जी से नाम नहीं रखा है, ये नाम आतंकियों ने खुद रखे थे। आतंकी अपना असली नाम नहीं बताना चाहते थे, इसलिए ऐसे नाम रखे और इसी से बुलाते थे एक दूसरे को। आप सरकारी जो साइट है इस पर भी देख सकते हैं,
उनका नाम यही था। एक गलती अनुभव सिन्हा से ये हो गई कि असली नाम आखिर में बताना चाहिए था कि क्या है इन आतंकियों के नाम, तो शायद फिर लोगों के मन में इस तरह की कंफ्यूजन ना पैदा होती। दरअसल ये सब बातें कैप्टन ने खुद डायरेक्टर को बताई और उनकी बुक में ये सब लिखा भी है। उन्होंने ये भी बताया कि पैसेंजर्स और हाईजैकर्स ने नंबर शेयर किए थे, एक दूसरे को गले भी लगाया। बाद में हाईजैकर्स ने आके कैप्टन से माफी मांगी और कहा कि कोई कभी जरूरत हो तो बताना। अब हम लोग तो वहां थे नहीं, अब कैप्टन थे, उन्होंने ही सारी बातें बताई। अब वो सच बोल रहे हैं या फिर क्या कहानी है वो तो वही जानते हैं। जो वहां से बाहर निकला है वही ये सारी चीजें बताया होगा, तभी ये सारी चीजें लिखी गई होंगी। अब उस समय क्या सिचुएशन रही होगी, क्या चल रहा होगा प्लेन के अंदर, वो तो उसी हिसाब से सब कुछ हुआ होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि आतंकी भी इंसान होते हैं, उनमें भी दिल होता है। वो आतंकी हैं तो हैं, अब फिर वो चाहे कितना ही अच्छा बर्ताव करें। अब उन पैसेंजर्स के लिए फायदेमंद रहा इनका अच्छा बर्ताव करना, उनकी जान बच गई, बस यही कह सकते हैं। अब सीरीज की बात की जाए तो जितना मैंने इधर उधर से पढ़ के जाना उतना इस सीरीज में कुछ था ही नहीं, बस ऊपर ऊपर की ही कहानी है। बहुत सारे मंझे हुए कलाकारों को एक साथ देखकर अच्छा लगा, पर हर कलाकार को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला क्योंकि ज्यादा बड़े रोल नहीं थे। ऐसा लगा कि सुई का काम है लेकिन तलवार लेके आ गए हूँ। सबसे बढ़िया काम मनोज पावा और विजय वर्मा का ही लगा। अरविंद स्वामी जिन्हें हमने बॉम्बे फिल्म में देखा है, वो इतने टाइम बाद हमें देखने मिले एक्टिंग करते हुए, तो उनका किरदार मुझे काफी सही लगा और एक्टिंग भी अच्छी है। पैसेंजर्स के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते, उनका दुख हमें फील ही नहीं होता, तो इस चीज को महसूस कराने में डायरेक्टर अनुभव सिन्हा नाकामयाब रहे। ऐसे टॉपिक पर मूवी या सीरीज बनना जिसमें हमारी नहीं दुश्मन की जीत हुई हो और ऐसे दिखना कि हाँ हमारी गलती थी, तो ये ऐसा फील देती है जैसे ऐसी सीरीज हमारे लिए नहीं उनके लिए हो। वो लोग अपने लोगों को दिखाते होंगे कि देखो कैसे हमने अपने लोगों को छुड़ाया था। इस सीरीज में वो खुद को हीरो मानते होंगे। अब चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, वरना मेरे पास तो बहुत कुछ है बोलने को, मैं बोलता ही रहूंगा और आप लोग बोर हो जाओगे। बाकी आप अपना कर्तव्य निभाते हुए बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।